हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आपके अपने चैनल नोमी साहब टीवी में आपका एक बार फिर वेलकम कहते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल और इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम बात करेंगे विज़िट वीज़ा के बारे में, स्पेशली यूके के बारे में। दोस्तों, ऐसा सिचुएशन ऐसी है कि हमारे एक दोस्त ने, जो बहरीन में होते हैं, उन्होंने यूके के लिए अप्लाई किया था विज़िट वीज़ा, और वो कुछ मिस्टेक्स उनकी एप्लीकेशन में हुई थी, जो कुछ उनसे खुद से हो गई, कुछ वैसे उनकी नासमझी की वजह से हो गई, तो जिसकी वजह से उनका वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया। तो मेरे पास उनका रिफ्यूज़ल लेटर आया था, तो मैंने सोचा क्यों ना वो रिफ्यूज़ल लेटर और उसकी जो मिस्टेक्स वगैरह है, जो पॉइंट्स हैं जिनके बेस पे उनका वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ है, वो सब आपसे शेयर किए जाएँ, ताकि उनकी बेस के ऊपर अगर आप यूके का वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं तो आप उन मिस्टेक्स को सामने रखें, और उन मिस्टेक्स को अपनी एप्लीकेशन में अगर आप ना करें और उनको अवॉइड करें, तो इंशाल्लाह ताला 100% चांसेस हैं कि आपको यूके का वीज़ा मिल सकता है, या किसी भी यूरोपियन कंट्री, अमेरिका, इंग्लैंड, या किसी भी इस तरह की वेस्टर्न कंट्री का वीज़ा आपको आसानी से मिल सकता है। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक लाजमी देखिएगा, क्योंकि बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है। बहुत सारे पॉइंट्स इसके अंदर डिस्कस होंगे, सब पॉइंट्स आप देखिए, तो वीडियो को शेयर भी लाजमी करें। जी दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर रिफ्यूज़ल लेटर शो हो रहा है। ये जेन्युइन रिफ्यूज़ल लेटर है, कि जो कि मेरे फ्रेंड को मिला था, और इसके जितने पैराग्राफ्स हैं वो मैं तरतीब से पढ़कर आपको समझाने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों, पहले पैराग्राफ में तो उन्होंने रिफ्यूज़ल के बारे में लिखा है कि यू हैव अप्लाइड फॉर अ विज़िट वीज़ा टू यूके, कि आपने जो यूके का विज़िट वीज़ा अप्लाई किया था, उसको हमने इमिग्रेशन रूल्स जो विजिटर के हैं उनके मुताबिक कंसिडर किया है, और उसमें हमने क्या क्या चीज़ें कंसिडर की थी, कि आपकी एप्लीकेशन और उसके साथ जो एडिशनल रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन है वो जो आपने दी, इसके अलावा आपकी इमिग्रेशन हिस्ट्री। उसके बाद वो डिसीजन के बारे में कह रहे हैं। डिसीजन में ये कह रहे हैं कि हमने आपका वीज़ा रिफ्यूज़ कर दिया है, क्योंकि हम आपकी जो रिक्वायरमेंट्स वगैरह हैं, जो इमिग्रेशन रूल्स के मुताबिक हैं, जो आपने बताई हैं, उससे हम सेटिस्फाई नहीं हो सके हैं। अब वजह नीचे वो ये बताते हैं बिकॉज, तो उसमें वजह अब हम देखेंगे। एक तो पहली लाइन में वो ये बता रहे हैं कि यू हैव इंटेंडेड दैट यू विल ट्रैवल टू द यूके फॉर अ पीरियड ऑफ 10 days टू अटेंड क्रिकेट मैच एंड टूरिज्म पर्पस। क्या इमिग्रेशन ऑफिसर एप्लीकेंट से बात कर रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि आपने ये लिखा था कि आप यूके जाना चाहते हैं 10 दिनों के लिए, जो आपका पर्पस जो है वो टूरिज़म है और क्रिकेट का मैच देखना है। उसके बाद उन्होंने ये कहा है कि आपने एप्लीकेशन में ये बताया है कि आप असिस्टेंट स्टोर मैनेजर हैं किसी कंपनी में बहरीन के अंदर। आपकी मंथली सैलरी जो है वो 625 बहरीनी दिनार बनती है, और जो कि 1293 यूके पाउंड के बराबर है। फिर आपने ये भी बताया है कि आपकी जो मंथली जो स्पेंडिंग होती है, जो आप स्पेंड करते हैं, वो आपकी तकरीबन 250 बहरीनी दिनार, जो कि 517 यूके पाउंड बनते हैं, वो आपका माहाना खर्च है। और उसके बाद ये कहते हैं कि यू स्टेट दैट यू हैव सेविंग ऑफ 300। ये कहते हैं कि आपकी जो सेविंग है वो आपके मुताबिक 3260 पाउंड आपके पास है, जो इसकी आपने स्टेटमेंट भी दी है। उसके अलावा इमिग्रेशन ऑफिसर ने फिर खुद कैलकुलेशन की है कि अब आफ्टर कैलकुलेशन एंड डिडक्शन ऑफ योर लिविंग एक्सपेंस विच इज़ 250 दिनार, कि आपके जो महीने के जो अखराजात हैं, जो 250 दिनार बनते हैं, वो सारे माइनस करने के बाद ये कैलकुलेशन आती है कि आपकी जो सेविंग बनती है महीने की 375 बहरीनी दिनार बनती है। और उसमें इमिग्रेशन ऑफिसर ने यह भी कहा है कि मैंने आपका लेटर भी देखा है, जो आपने इस डेट को अपने इस मैनेजर के ज़रिए जमा कराया, जिसके अंदर आपकी सारी सैलरी की डिटेल है। अब यहाँ में दोस्तों ये बता रहे हैं कि आपकी सैलरी इतनी है 625 बहरीनी दिनार, और इतने आपका एक्सपेंस है, और उस एक्सपेंस में से अगर हम ये एक्सपेंस निकाल के आपकी सैलरी की सेविंग देखें तो आपकी इतनी सैलरी की सेविंग बनती है। और उसमें उन्होंने उनकी सेविंग के बारे में बताया कि आपके पास इतनी सेविंग है, जो कि 3000 यूके पाउंड बनती है। इसके अलावा दूसरे जो पैराग्राफ में ये बताते हैं कि आपने एक बैंक स्टेटमेंट भी जमा कराई है, जिसके बैंक स्टेटमेंट का नंबर भी उन्होंने लिख दिया है, कि वो जो क्लोजिंग बैलेंस जो है वो दिखा रहा है 1611 बहरीनी दिनार, जो कि तकरीबन 3500 यूके पाउंड के मुताबिक बनते हैं। और उसमें इन्होंने स्टेटमेंट का जिक्र भी कर दिया है कि भाई हमें आपकी स्टेटमेंट भी मिल गई है, जिसमें आपने इतना बैलेंस दिखाया है। उसके अलावा वो ये कहते हैं कि यू स्टेट दैट यू विल बी फंडिंग योर ट्रिप विच विल कॉस्ट यू 900 बहरीनी दिनार। अब दोस्तों यहाँ पे बहुत मज़े की चीज़ है। अब इमिग्रेशन ऑफिसर ने ये कहा है कि भाई आपने ये भी लिखा है कि आप अपने जो यूके का विजिट है उसको आप खुद स्पॉन्सर करेंगे, उसके अखराजात आप खुद बर्दाश्त करेंगे, जो कि 10 दिनों के आपके जो अखराजात आएंगे आपके मुताबिक वो 900 बहरीनी दिनार है, जो कि 1850 यूके पाउंड बनते हैं। और उसके अलावा वो ये भी बताते हैं कि हाँ, मैंने आपके अकाउंट में ये भी देखा कि आपके अकाउंट में तो पैसे भी काफ़ी हैं, 3500 दिरहम। अगर आप 1800 दिरहम लगाते हैं तो आपके अकाउंट में 3500 दिरहम है। इसका मतलब है कि आपका जो ट्रिप है वो उस कॉस्ट के अंदर पूरा हो सकता है आसानी के साथ।
लेकिन आगे साथ अब मज़े की बात यहाँ पर यह आती है कि आई डू नॉट फाइंड इट क्रेडिबल दैट यू वुड स्पेंड दिस अमाउंट which is equivalent to more than twice of your monthly income after deduction of your living expenses and a significant proportion of your available saving on a short trip to the UK। अब वो ये कह रहे हैं कि अब मुझे ये पता है कि आपके पास पैसे जो हैं वो 1862 यूके पाउंड आप खर्च कर सकते हैं जो आपके 10 दिनों में खर्च होंगे, और आपके अकाउंट में 3,500 दिरहम भी हैं कि जारी बात है आप खर्च करेंगे पैसे बच जाएंगे। लेकिन उसके साथ ये कह रहे हैं कि मुझे जो है ये बात कुछ सच्ची या कोई हकीकत मालूम नहीं हो रही कि आप जो है वो इतने पैसे खर्च कर सकेंगे, क्योंकि आपकी जो खर्च अब जितने पैसे आप खर्च करना चाह रहे हैं वो जो आपकी जो माहाना जो इनकम जो सेविंग होती है उससे वो 2 या 3 गुना ज़्यादा बनते हैं। अब देखें ना माहाना इनकम उनकी सेविंग कितनी हो रही है 350 दिनार, और उनकी जो 10 दिनों में खर्च कितने कर रहे हैं वो 900 दिनार। इसका मतलब है कि वो दैट इज़ 3 टाइम्स मोर देन हिज एक्चुअल सेविंग ऑफ पर मंथ, कि जो उनकी पर मंथ की सेविंग से 3 गुना ज़्यादा है जो कि वो 10 दिनों में खर्च करेंगे। प्लस उनकी स्टेटमेंट की बात करते हैं कि आपकी स्टेटमेंट में तो आपने 3,500 पाउंड दिखाया है और आप उसमें से 1800 पाउंड 10 दिनों में खर्च कर रहे हैं, और वो जो कि 50-60% से भी ज़्यादा बनता है, और उसके बाद आपके पास सेविंग ही नहीं बचेगी। तो इसका मतलब है कि आप इतने ज़्यादा पैसा खर्च करेंगे पीछे आपके पास कुछ बचेगा ही नहीं। तो इस लिहाज से उन्होंने ये लिखा है कि भाई मुझे जो आपकी एप्लीकेशन मशकूक लग रही है, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि आप इतने पैसे खर्च करेंगे इस ट्रिप के ऊपर। दोस्तों ये बहुत समझने वाली बात है, इसको आप जहन में रखें और इसको समझें कि इसके अंदर इन लोगों ने इमिग्रेशन ऑफिसर ने क्या करने की कोशिश की है इनको। अच्छा उसके बाद कहते हैं कि यू स्टेट दैट यू आर मैरिड एंड योर वाइफ इज़ लिविंग इन योर होम कंट्री। अब मुझे कहते हैं कि भाई उन्होंने एप्लीकेशन में ये लिखा है कि भाई मैं मैरिड हूँ और मेरी वाइफ जो है वो मेरी होम कंट्री में रह रही है। याद रखें दोस्तों कि ये जो एप्लीकेंट है ये बहरीन में जॉब करते हैं, इनकी वाइफ जो है वो बैक होम किसी एशियन कंट्री में रह रही है, और जो इन्होंने डॉक्यूमेंट्स अगर प्रोवाइड की हैं उसके मुताबिक इनकी जो वाइफ के साथ इनका रिलेशन जो है वो साबित नहीं होता। अब दोस्तों यहाँ पे ये बात लाजमन याद रखें कि जब आपने अपने रिलेटिव्स को शो करना है एप्लीकेशन के अंदर अपनी वाइफ को या अपने किड्स को या अपने वालदेन को या अपने बहन भाइयों को, तो उनका आपने एक प्रूफ लाजमन देना होगा, प्रूफ आपने अथेंटिक देना होगा जो आपके गवर्नमेंट से जो अप्रूव्ड हो। अब इन्होंने वाइफ का हो सकता है कि निकाहनामा दे दिया होगा, मैरिज सर्टिफिकेट दे दिया होगा, क्योंकि एशियन कंट्रीज़ में ज़्यादातर शादियां होती हैं तो वो निकाहनामा ही बनता है, वो निकाहनामा मौलवी से बनवा के रख लेते हैं। लेकिन जैसे कि हमारे पाकिस्तान में निकाहनामा के बाद नादरा जो हमारी रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी है, तो नेशनल डाटा रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी है, तो वहाँ से हमें एक वो लेटर भी लेना पड़ता है मैरिज सर्टिफिकेट का, जैसे कि अमेरिका इंग्लैंड में मैरिज सर्टिफिकेट होता है, तो वैसा इनके पास नहीं होगा। अब वो जो है निकाहनामा होगा या सिंपल या इन्होंने वैसे ही लिख दिया होगा कि भाई वो मेरी वाइफ है, या इन्होंने सिंपल एक जो गांव का यूनियन काउंसिल का लेटर होता है वो इन्होंने भेज दिया होगा। अब जब तक दोस्तों याद रखें गवर्नमेंट ऑथोराइज लेटर आपके पास नहीं होगा तब तक आपका जेन्युइन रिलेशन जो है वो नहीं सामने आ सकता। तो इसलिए दोस्तों यहाँ पे आपने ये लाजमन रखना है कि जब भी आपने अप्लाई करना है, अगर आपके वालदेन हैं तो उनके साथ आप बर्थ सर्टिफिकेट अपने दिखाएं, वालदेन के आईडी कार्ड अगर दिखा दें, वालदेन के अगर आपके साथ और कोई रिलेशन साबित हो सकता है साबित करने के लिए आईडी कार्ड भी इनफ है। उसके अलावा बहन भाई हैं तो उसमें आप अपने बर्थ सर्टिफिकेट दिखा सकते हैं, अपना बर्थ सर्टिफिकेट या वालदेन के साथ। इसके अलावा अगर वाइफ है तो वाइफ के साथ आप उनके निकाहनामे के अलावा मैरिज सर्टिफिकेट दिखाएं, बच्चों के बर्थ सर्टिफिकेट दिखाएं। इस तरह की चीज़ें जो अटेस्टेड होनी चाहिए एम्बेसी आपकी एम्बेसी से और फॉरेन ऑफिस से अटेस्टेड चीज़ें होनी चाहिए, तब जाके दोस्तों ये अथेंटिक होगा। इसके अलावा आपका जो रिलेशनशिप होगा वो कभी अथेंटिक नहीं माना जाएगा। और अगर आप किसी गल्फ कंट्री से अप्लाई कर रहे हैं जो कभी थर्ड कंट्री बनती है, तो फिर आपको पीछे आपकी टाइज दिखाने पड़ेंगे आपकी कंट्रीज़ के अंदर, आपकी कंट्री में आपके कितने टाइज हैं। अब इन्होंने ये दिखाया कि मेरी बीवी है, वो एक स्ट्रॉन्ग ताल्लुक था कि भाई मैं इस ताल्लुक की वजह से लाजमन वापस आऊँगा, लेकिन वो बीवी का ताल्लुक वो जेन्युइन शो नहीं कर सके। तो दोस्तों यहाँ पर आपने याद रखना जब भी कोई आपने रिश्ता दिखाना है तो उसको आपने जेन्युइन शो करना है। एक ये भी इनका रिफ्यूज़ल बना है कि इस वजह से इनका वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ है। दोस्तों उसके बाद ये कहते हैं कि यू स्टेट दैट यू हैव नो फैमिली इन द यूके, हाउएवर आई नोटेड द सबमिशन ऑफ अ लेटर विच इज़ सेइंग दैट यू हैव कज़न इन द यूके। अब यहाँ पे वो इनसे मिस्टेक हुई होगी कि जब एप्लीकेशन ये फिल कर रहे होंगे, ऑनलाइन फिल करते हैं या पेपर फिल करते हैं, तो इन्होंने एक क्वेश्चन होता है कि डू यू हैव एनी फैमिली और फ्रेंड्स और रिलेटिव लिविंग इन द यूके, तो वहाँ पे हमें टिक करना पड़ता है। अगर यस हो ना हो तो फिर हम वहाँ पे टिक नहीं करेंगे, नो पे टिक करेंगे। तो इन्होंने वहाँ पे नो पे टिक कर दिया होगा कि मेरी फैमिली वगैरह वहाँ पे नहीं है। तो आगे जाके इन्होंने क्या किया कि अपने वहाँ पे इनके कज़न थे तो उन कज़न का लेटर इन्होंने शो कर दिया एज अ स्पॉन्सर कि भाई ये मेरे कज़न है वहाँ पर,
तो ये भी मुझे स्पॉन्सर कर रहे हैं, ये मुझे वहाँ पे बुलाना चाह रहे हैं, मैं इनके पास जाऊँगा, मिलूँगा, इनके पास रहूँगा। तो अब उन्होंने यहाँ पे भी देखा कि भाई मुझे तो क्रेडिबिलिटी नज़र नहीं आ रही है, आपके एप्लीकेशन में कॉन्ट्राडिक्शन या मुतज़ाद चीज़ें नज़र आ रही हैं। पहले आपने कहा कि मेरी फैमिली यूके में नहीं है, फिर आपने एक लेटर दे दिया कि भाई मेरे कज़न रहते हैं, तो व्हाट्स गोइंग ऑन। अब लाज़मी बात है यहाँ से तो देखें वो डाउट तो पड़ गया। अब एक डाउट है, वो तो सोचें कि इमिग्रेशन ऑफिसर के और इतने कितने डाउट हो सकते हैं। तो ये दोस्तों याद रखना है कि अगर आप जो एप्लीकेशन में लिख रहे हैं शुरू में कोई चीज़, तो आगे जाकर उसको जस्टिफाई भी लाजमन करें, उसके बारे में मज़ीद कोई नई चीज़ ना लिखें। अगर आपने कोई चीज़ लिखी फिर इंटरव्यू पर जा रहे हैं, फिर भी आप याद रखें कि मैंने एप्लीकेशन में क्या लिखा था, कि मैंने लिखा है कि भाई आई हैव एनी फ्रेंड्स एंड फैमिली लिविंग इन द यूके, तो आप उसको जस्टिफाई करें। भाई मेरे फैमिली फ्रेंड्स हैं, मेरी कज़न है, मेरी मदर है, या मेरे फ्रेंड्स हैं, या मेरी फियांसे हैं, या जो भी हैं, फिर उनको जस्टिफाई करें कि भाई मैं उनके पास जा रहा हूँ या उनके पास नहीं जाना चाहता, या जो भी हैं। तो दोस्तों ये चीज़ आपने लाजमन नोट करनी कि एप्लीकेशन में आपने कुछ भी लिखना है तो आपने उसको हाजिर दिमागी से लिखना है और आगे जाकर उस चीज़ को फॉलो करना है। अब देखें दोस्तों, इसकी वजह से इनकी जो सारी जो क्रेडिबिलिटी है एप्लीकेशन की सब का सत्यानाश हो गया, और इस वजह से भी इनकी एप्लीकेशन जो है वो रिफ्यूज़ल में चली गई है। अच्छा दोस्तों, उसके बाद जो अब अगले पैराग्राफ में कहते हैं कि आई हैव कंसीडर्ड द एविडेंस एंड इन्फॉर्मेशन यू हैव प्रोवाइडेड अबाउट योर पर्सनल एंड इकोनॉमिक सर्कमस्टेंसेस इंक्लूडिंग दैट यू हैव अ वैलिड बैरीन रेजिडेंस परमिट विच आई नोट एक्सपायर्स ऑन दिस। अच्छा दोस्तों, यहाँ पे उन्होंने एक और मिस्टेक कर दी है। अब ये मिस्टेक शायद उनको नहीं मालूम होगा कि वो बहरीन में रह रहे हैं, अब उनका बहरीन का वीज़ा एक्सपायर हो रहा है। अब ये एप्लीकेशन उन्होंने अप्लाई की है दिसंबर में, और इनका जो वीज़ा एक्सपायर हो रहा है वो जनवरी के एंड पे एक्सपायर हो रहा है। अब दोस्तों ये देखें कि जब भी आपने अगर वीज़ा अप्लाई करना है किसी थर्ड कंट्री से, दोस्तों पहली कंट्री आपकी फर्स्ट कंट्री वो होती है जहाँ पे आप रहते हैं, जो कि आपकी रेजिडेंस कंट्री होती है। दूसरी वो कंट्री होती है जहाँ पे आप जॉब करने के लिए गए हुए होते हैं, उसको हम सेकंड कंट्री कहते हैं। थर्ड कंट्री वो है जहाँ पे आप जाना चाहते हैं, यूके है। अब सेकंड कंट्री इनकी बहरीन थी, बहरीन में इनका वीज़ा ख़त्म हो रहा है, तो इन्होंने उस वक्त अप्लाई किया। यहाँ से उनको शक पड़ गया कि भाई आप वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं यूके का, यहाँ से आपका बहरीन का वीज़ा 1 महीने में ख़त्म हो रहा है। जब आपका यूके का वीज़ा ख़त्म होगा वहाँ विजिट का, तो उस वक्त साथ ही आपका बहरीन का भी ख़त्म हो जाएगा। तो फिर आप किधर जाएंगे? फिर आप बहरीन जाएंगे, अपनी कंट्री में जाएंगे? ये तो आपने बताया ही नहीं। अगर बहरीन जाएंगे तो कैसे जाएंगे? आपके पास तो वीज़ा ही नहीं है। अपनी कंट्री में जाएंगे तो फिर कैसे जाएंगे आप? क्या सिस्टम है आपका? फिर वहाँ से ये भी दिखा रहे हैं कि इसका मतलब है कि आप फिर वहाँ से स्लिप होकर यूके में आना चाहते हैं, फिर आप यूके में रह जाएंगे, फिर आप यहाँ पे अपनी बाकी ज़िंदगी गुजारेंगे। तो दोस्तों इसलिए अगर आप वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं दुबई से या सऊदी अरब से या किसी भी गल्फ़ कंट्री से, तो जो एक रिक्वायर्ड जो टाइम पीरियड होता है वो होता है 3 मंथ्स का। अब वीज़ा अप्लाई करें तो आपका जो वीज़ा हो उस कंट्री का वो 3 महीने का रहता हो। लेकिन दोस्तों मैं यहाँ पे आपको ये मशवरा दूंगा 3 महीने ना, कम से कम 6 महीने या 1 साल का वीज़ा रहता हो, तो फिर ज़्यादा अच्छा एक इंप्रेशन पड़ता है कि भाई इनका वीज़ा तो बहुत ज़्यादा रहता है, वहाँ पे इनकी एक स्ट्रॉन्ग जॉब भी है कि जहाँ से ये बहुत अच्छे पैसे कमा रहे हैं। इसका मतलब है कि ये लाजमन वापस आएंगे यहाँ पे। वो एक उनके जहन में चांस पैदा करते हैं कि भाई इनकी क्रेडिबिलिटी बनती है, इनका एक जेन्युइन रीज़न बनता है कि भाई ये इस कंट्री में, दुबई में, सऊदी अरब में या हांगकॉन्ग में या जिस भी कंट्री में रहते हैं, जहाँ पे इनकी जॉब है या कुछ भी, तो ये लाजमन वापस आएंगे। तो इस वजह से भी दोस्तों इनका वीज़ा जो है वो रिफ्यूज़ हो गया कि इन्होंने अपना जो इनका जो वीज़ा था बहरीन का वो बहुत कम था, जिस वजह से उन्होंने इसकी एप्लीकेशन को जो है वो अच्छे तरीके से कंसीडर नहीं किया। एंड आई हैव आखिर में उन्होंने ये लिखा है कि आई हैव कंसिडर्ड द डॉक्यूमेंट्स इन्फॉर्मेशन सबमिटेड इन योर एप्लीकेशन एंड ऑन द बैलेंस ऑफ प्रोबेबिलिटीज़। क्या उन्होंने ये लिखा है कि भी आपने जो इन्फॉर्मेशन दी है और जितनी इन्फॉर्मेशन दी है, डॉक्यूमेंट्स दिए हैं, उनके बुनियाद के ऊपर मैं नहीं समझता कि आप जेन्युइन जो है वो विजिट सीकर हैं, कि आप जेन्युइन विजिटर हैं इस कंट्री के लिए, तो आप यहाँ पर जो है वो किसी और मकसद के लिए आ रहे हैं, तो इसलिए मैं आपका वीज़ा रिफ्यूज़ कर रहा हूँ। तो दोस्तों बेस पे इनका वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया। अब इनको दोबारा अप्लाई करना पड़ेगा, दोबारा अप्लाई करेंगे तो अब पहली वाली चीज़ें इनके सामने आएंगी, तो वो ज़्यादा स्ट्रिक्ट होकर इनका वीज़ा कंसिडर करेंगे। हो सकता है एप्लीकेशन इंटरव्यू के लिए बुला लें, अगर उनको वीज़ा मिल भी जाए तो हो सकता है कि इमिग्रेशन जो अथॉरिटी है जो यूके लैंड करेंगे तो वहाँ पर भी वो काफ़ी स्ट्रिक्टनेस और सख्ती दिखाते हैं, हो सकता है वहाँ पर वो रोक लें। तो इसलिए दोस्तों ये आपने याद रखना है कि नंबर 1 पॉइंट कि आपने जो अपनी इनकम जो है वो हाई शो करें, झूठ ना शो करें, जितनी है लेकिन उसको अच्छे तरीके से शो करें। आप इनकम के साथ कोई एक्स्ट्रा इनकम शो करें। अगर आपकी होम कंट्री में अगर आपकी कोई सेविंग है, आपके वालिदैन सपोर्ट कर रहे हैं, कोई बहन भाई सपोर्ट कर रहे हैं, वो भी दिखाएं। आपके घर में कितने फैमिली मेम्बर्स रहते हैं, ताकि आपके अखराजात जो हैं वो कम से कम उसके अंदर वो शो हो कि भाई अगर मैं
800 बहरीनी दिनार कमा रहा हूँ तो मैं 250 खर्च नहीं कर रहा, मैं तो 100 ही खर्च कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे तो पीछे खर्चे ही नहीं है। मैं बहरीन में जो है दुबई में मैं कॉम्पनी अकोमोडेशन में रह रहा हूँ, मेरा वो खर्चा नहीं है। बैक होम जो मेरी वाइफ है या मेरे किड्स है वो मेरे वालदैन के साथ रह रहे हैं, मेरे वालदैन की ये पेंशन है वो उनको सपोर्ट कर रहे हैं। तो इस तरीके से दोस्तों अपनी सेविंग हो, सेविंग में आप अपने साथ अपने वालिद की सेविंग भी लगा सकते हैं कि उन्होंने मुझे गिफ्ट दिए हैं पैसे या किसी और ने भी, वो कम से कम आप 3 4 5 6 महीने पहले की स्टेटमेंट लगा दें साथ में, आपके पास इतने पैसे हैं। कुछ आप बिजनेस शो करना चाहें, अपने आप को स्ट्रॉन्ग शो करें कि भाई आई हैव दैट मच बिजनेस या आई हैव दैट मच सोर्स ऑफ इनकम। उसके बाद दोस्तों जो अपने ताल्लुक शो करें पीछे अपनी फैमिली के साथ, अगर आपकी फैमिली या वाइफ या किड्स आपके साथ उस कंट्री में रह रहे हैं जहाँ से आप अप्लाई कर रहे हैं, उनको भी शो करें कि मेरे यहाँ पे किड्स हैं, यहाँ पर रह रहे हैं, इसका मतलब है कि लाजिम बात है मैं वापस आऊँगा। फिर जो आप शो कर रहे हैं ताल्लुकात उनको आप प्रूफ भी करें, बर्थ सर्टिफिकेट्स के साथ, बिजली पानी गैस के बिल्स के साथ, जॉइंट बैंक अकाउंट्स के साथ। जितनी ज़्यादा चीज़ें आप देंगे उतना ज़्यादा आपकी एप्लीकेशन को सपोर्ट होने के लिए अच्छा होगा। उसके अलावा दोस्तों जब एप्लीकेशन में आप कोई भी चीज़ लिखें तो उसको आप याद रखें, जो टिक मार्क कर रहे हैं सोच समझ के टिक मार्क करें, वो उसको आगे जाके जस्टिफाई करना पड़े तो आपको झूठ ना बोलना पड़े, सच बोलना पड़े आपको। तो उसके अलावा दोस्तों अगर आप वही बात है वीज़ा अप्लाई करते हैं किसी कंट्री से तो वहाँ का आपका पासपोर्ट भी आपका जो है वो कम से कम साल 2 साल का होना चाहिए। आगे आपका रेजिडेंस वीज़ा भी कम से कम साल का होना चाहिए। 3 महीने हो फिर भी आपका वीज़ा लग जाएगा, लेकिन अगर ज़्यादा वीज़ा होगा तो वो एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। इसके अलावा दोस्तों एक बहुत ज़्यादा चीज़ जानी जाती है इमिग्रेशन हिस्ट्री के बारे में कि अगर आप पहले किसी कंट्री से गए हैं दोस्तों इतनी ज़्यादा मैटर नहीं करती मेरे ख्याल में। मैंने काफ़ी केसेस देखे हैं, मेरे खुद अपने कुछ वीज़े ऐसे लगे हैं कि जो बिल्कुल पहले किसी कंट्रीज़ के वीज़े लगे हुए थे लेकिन उसके बावजूद मेरे दूसरी कंट्रीज़ के वीज़े रिफ्यूज़ हो गया फाइनेंशियल बैकग्राउंड के ऊपर। इमिग्रेशन हिस्ट्री को उन्होंने कंसिडर ही नहीं किया, और इस वजह से दोस्तों इमिग्रेशन हिस्ट्री भी मैटर करती है, लेकिन सबसे ज़्यादा मैटर आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन और आपकी टाइज टू द कंट्रीज़ करते हैं। तो ये दोस्तों इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आज आपको देनी थी। तो उम्मीद करते हैं कि इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी, समझ भी आई होगी। इसके बावजूद अगर कोई बात आपको समझ ना आई हो, बेशक आप मेरे ईमेल या कमेंट सेक्शन के अंदर मुझसे आप इन्फॉर्मेशन मज़ीद ले सकते हैं। दोस्तों छोटी सी वीडियो आपके साथ शेयर की है, तो आप भी इस वीडियो को आगे अपने फ्रेंड्स फैमिली या दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि सबको मैक्सिमम बेनिफिट हो। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और लाइक और शेयर भी किया करें वीडियोस को, ताकि इससे हमारी कॉन्फिडेंस जो है वो बूस्ट करता है, फिर ज़्यादा अच्छा दिल करता है कि आपके साथ अच्छी से अच्छी इन्फॉर्मेशन शेयर की जाए। तो दोस्तों इजाज़त दें, इंशाअल्लाह ताला मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छी नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक दोस्तों अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।